अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। आज हम एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज़ और कुछ शार्ट क्वेश्चन, जिनमें पहले 3 शार्ट क्वेश्चन शामिल थे, वो हमने बोर्ड पे लिखे थे और आप बच्चों के साथ डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है वाई टिन प्लेटेड स्टील इज़ यूज टू मेक फूड कैंस। कि हम टिन प्लेट कैन क्यों यूज़ करते हैं फूड कैंस के लिए, फ़ूड को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कैन जिसमें टिन प्लेट, ये क्वेश्चन आपका मौजूद है जिसकी नंबरिंग यहाँ पे 5 लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, टिन प्लेटेड स्टील इज़ यूज टू मेक फूड कैंस। ये और ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ फूड एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज डील विद करूजन। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन मिलते जुलते हैं कि हम जो टिन प्लेट क्यों यूज़ करते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस करूजन के साथ कैसे डील करती हैं। तो इसका ज़रा मैं आंसर लिखता हूँ, शार्ट का आंसर लिखूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम आंसर लिख लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ यूज़ टिन प्लेटेड cans to store food in order to prevent corrosion। इसकी रीज़न क्या है कि जो food and preservatives contain organic acids and their salts। उसके बाद होगा क्या, when these species, which one, organic acid and preservative, जब ये रिएक्ट करेंगे, when they react with आयरन। अगर हम अदर देन टिन प्लेट यूज़ करते हैं आयरन, क्या होता है, टू जनरेट corrosion leads to form poison। अगर ये corrosion काफ़ी अरसे तक जारी रहती है तो पॉइज़न जनरेट हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए फिर इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, in order to prevent above situation, industries use tin plated cans as they are not corrosive।
ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें ये था कि वाई टिन प्लेटेड स्टील इज़ यूज टू मेक फूड कैंस। हम जो कैन बनाते हैं उसको हम टिन प्लेट क्यों करते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं फूड को ऐसे कैंस के अंदर क्यों स्टोर करती हैं जिसके ऊपर टिन प्लेट हुआ होता है। हम आयरन में इस फूड को क्यों स्टोर नहीं कर सकते, तो उसमें मैंने 2 रीज़न बताई हैं कि जो फूड होता है उसमें सिर्फ फूड नहीं होता, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। प्रिजर्वेटिव वो चीज़ें होती हैं जो उस फूड को काफ़ी अरसे तक उसी हालत में रखती हैं, मतलब उसका जायका मेंटेन रहता है ड्यू टू प्रिजर्वेटिव्स। उसमें गैसेस भी हो सकती हैं, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एसिड या उनके साल्ट्स का जिक्र किया। अगर ये एसिड या साल्ट आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से पॉइज़न जनरेट हो सकता है। पॉइज़न कैसे जनरेट होता है? थ्रू क्रूयन। अब अगर हम आयरन को टिन प्लेट कर देते हैं या टिन प्लेटेड कैन यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि टिन जो है ऐसे कैंस लेस क्रोसिव हो जाते हैं या उससे क्रूजन नहीं होती, तो पॉइजनस स्पीशीज़ की जनरेशन कम से कम या बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आज का ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल फ्राम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। हमने कोई ऐसी एग्जांपल डेली लाइफ से निकालनी है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे कि एक तो रिएक्शन हमने पढ़ा था जो लास्ट लेक्चर में था क्रूयन का, जो आयरन को जंग लगता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल होती है रिडोक्स रिएक्शन की, जिसको हम कंबाइनली रिडोक्स कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम पैराग्राफ की शक्ल देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है example of redox reaction from daily life। फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि हम स्टार्ट करेंगे रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन is one of the example of redox reaction from daily life। In this situation, रिफाइंड आयरन हम किसे कहते हैं? रिफाइंड आयरन के साथ अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं प्योर आयरन, जो आपका लोहा होता है वो रिएक्ट करेगा। प्योर आयरन रिएक्ट्स with atmospheric oxygen in presence of moisture एंड अब रिएक्शन के बाद क्या होगा? एंड कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल आयरन ऑक्साइड।
आयरन ऑक्साइड, अब इसको हम लिख रहे हैं दिस इज़ Fe2O3, और इसके साथ जो मॉइस्चर इसने एब्ज़ॉर्ब किया उसको भी हम साथ यहाँ पे लिखते हैं डॉट XH2O, कितने नंबर ऑफ़ वाटर मालिक्यूल्स जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रूड होना शुरू हो जाएगा, इसको क्रूजन रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें आप जो देखते हैं इसमें आयरन जो होता है प्योर फॉर्म के अंदर Fe2 फॉर एग्जांपल थ्रू हम अगर इसको रिडॉक्स इक्वेशन से लिखते हैं, रिडॉक्स इक्वेशन में क्या होगा, जो प्योर मेटल होता है आयरन उसमें Fe जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3। ठीक है, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे डॉट H2O, यहाँ पे इसके साथ कुछ नंबर ऑफ़ वाटर मालिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आयरन का, तो ये जो है ये Fe किस में जा रहा है 3 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो है दिस इज़ 2 माइनस। अब ज़ीरो से हम किस में जा रहे हैं Fe3 पॉजिटिव के अंदर, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डेली लाइफ से एग्जांपल है जो हम किसकी लेते हैं, क्रूजन की। थोड़ा सा इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो आयरन है वो प्योर मेटल से किस में जा रहा है, एक स्टेबल आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम डेली लाइफ। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि यही लिखेंगे। जैसे सेब है, एप्पल, उसको आप काट के कुछ देर के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, उसका जो सरफेस है उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आयरन जो है वो सेब के अंदर भी मौजूद होता है। जब सेब के अंदर आयरन मौजूद वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, यही रिएक्शन प्रोसीड होगा कि जो आयरन था स्टेबल आयरन वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने एक एग्जांपल लिखी रेडॉक्स रिएक्शन की फ्रॉम डेली लाइफ। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको तीसरे और चौथे को आपने क्या करना है, चौथा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, उसी के अंदर आप इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी लिखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली 3 तरीक़ों से प्रोसीड होता है, ये हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको एक खाका बना के दूंगा और बुक से बताऊंगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के नहीं दूंगा, एक खाका बना के दूंगा शीट, उसके साथ मैं बताऊंगा कि आपने यहाँ पे क्या बातें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है और 3 और 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, इसमें आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इसमें तीसरे में आपने कंपैरिजन करना है और चौथे में बाकायदा तफसीली बताना है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन in term of loss or gain of यहाँ पे हमने बताना है in terms of electron, gain of electron। ठीक है, अच्छा ये हम चौथे के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर तीसरे की तरफ जाते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, सबसे पहले है इनको बाय पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 रेडॉक्स रिएक्शन,
in term of loss of electron। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो an element loss one or more electrons, it will undergo ऑक्सीडेशन। ठीक है। हमने बात की कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उस केस में उस एलिमेंट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल हम एक जर्नल एलिमेंट लेते हैं M, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। फॉर एग्जांपल ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा, n। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लिखेंगे, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है। अभी हमने जो बात की थी कि जब आयरन को जंग लगता है तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा कि जो आयरन मेटल था, स्टेबल मेटल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में, जिसमें आयरन के ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +3। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो यहाँ पे हम क्या मुराद लेंगे, यहाँ पे उस चीज़ की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब सिंपल सा भी, फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं प्रॉपर, जिसको हम हावर्स प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अमोनिया प्रिपेयर होता है, दिस इज हावर्स प्रोसेस। इसमें अगर हम देखते हैं कि N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ, और यहाँ पे बनता क्या है, NH3 अमोनिया। इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ आप 2 ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 0 है, जबकि यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन +1, इसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और नाइट्रोजन जो है वो -3। अब नाइट्रोजन जो है 0 से -3 में जा रहा है, जबकि हाइड्रोजन 0 से किस में जा रहा है, +3 के अंदर। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस इसके रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमने लॉस लिखा, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होता है तो उस केस में ऑक्सीडेशन होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट भी हम लिख लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका पार्ट 2 है, रिडॉक्स रिएक्शंस in term of gain of electrons। ठीक है। इसके साथ हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि when an element gain gains 1 or more electrons, it will undergo
रिडक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने एक कैटाइन बनाया था M पॉजिटिव N, इसके ऊपर चार्ज आ गया। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज है उतने आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, तो ये किस में चला जाएगा, M0 के अंदर चला जाएगा। जब किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो वो रिडक्शन की तरफ प्रोसीड करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिडक्शन लिखेंगे। ठीक है, और जो जैसे हमने सोडियम की बात की थी, तो सोडियम जो था वो पॉजिटिव में गया, 1 पॉजिटिव, तो इसमें आप जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो सोडियम किस में चला जाएगा, Na0 में। तो ये अब क्या हो जाएगी, रिडक्शन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस है। और तीसरी एग्जांपल हमने लिखी थी N2, जो हर्बस प्रोसेस था जिसमें N2 प्लस H2 था, और इससे बन क्या रहा था, NH3। ठीक है, इसको हमने बैलेंस कैसे किया था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। नाइट्रोजन 0 से किस में जा रहा था, -3 के अंदर, और यहाँ पे क्या था, +3। अब ये तो हमने ऑक्सीडेशन की बात कर दी थी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि नाइट्रोजन का अगर हम केस देखते हैं तो ये किस में जा रहा है, -3 के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो जिससे ये किस पे जा रहा है, -3 में। जब नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी एलिमेंट, इसमें हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं लास्ट पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इस इक्वेशन के लिए आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन अबव इक्वेशन नाइट्रोजन gains 3 electrons, so it will undergo reduction। ठीक है, इसी तरह आप जो दूसरा पार्ट था उसके साथ भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो हमने जिक्र किया था हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन जो है इसी इक्वेशन के साथ के इन अबव इक्वेशन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, आप कह सकते हैं, टू गेन 3 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब दोनों में कंट्रास्ट भी है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका एक पार्ट यहाँ से भी आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि इस केस में जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था वो नाइट्रोजन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उससे किस में चला जाएगा, ये माइनस में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। ये आपके पेपर में 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने दोनों की पार्टीशन करनी है। एक पार्ट के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने हैं और उसमें आपने ऑक्सीडेशन को बताना है, और दूसरे केस में आपने इसकी पार्टीशन लॉस के हवाले से करनी है और दूसरा जो है गेन के हवाले से करनी है, ताकि आपके दोनों अलग अलग डिफ़ाइन हो सकें। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं अभी उसकी तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमने उसमें तीनों पार्ट्स को डिफ़ाइन करना है, कंपेयर करना है, वो मैं ब्रीफली आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। अभी जो जो इजी क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन बच जाते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और 5 मैंने उसका टच आपको दे दिया था शॉर्ट क्वेश्चन में। अभी जो इस टाइम के अंदर मैनेज हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम देख लेते हैं और फिर आपका लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो हम
अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस्ड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ABCDE 5 इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फारवर्ड, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपके कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे मैं अभी सॉल्व करूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा, और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज़ें सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई सब्सटेंस which undergo oxidation और रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, जो पहला यहाँ पे लिखा गया है ए पार्ट, इसका ए पार्ट में है NH2 प्लस 3H2 गिव्स अस, ये इक्वेशन आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए 2NH3, इसको बैलेंस करने के लिए। ये अभी मैंने इस इक्वेशन का सहारा पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमिनेशन थी या गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने बात की थी। इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे तो हमें बाउंड कर दिया गया था उस क्वेश्चन में, तो हम बाकी चीज़ों का सहारा नहीं ले सके थे। हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये तीनों तरीक़ों के ज़रिए रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर आप हाइड्रोजन को ले रहे हैं तो दोनों केसेस में आपने हाइड्रोजन को देखना है। जैसे हम बात करें भाई, नाइट्रोजन पहले अकेला था, जब इसका प्रोडक्ट बना तो इसके साथ हाइड्रोजन आ गया। जब किसी एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हमें बाउंड नहीं किया गया, यहाँ कोई भी तरीका आप चूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का या ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो दो तरीके आप कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अगर हम हाइड्रोजन के ज़रिए भी करें तो देखें कि आप यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस टू NH3। जबकि हाइड्रोजन किसी और के साथ मिल रही है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड करते हैं तो भी क्या होता है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने कोई एक तरीका चूज़ करना है जो आपको अच्छा आता है। सबसे पहले आप इसके चार्जेस को लिखेंगे। नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में भी 0 होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट 0। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक एटम के लिए हम +1 लिखेंगे, 3 एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, +3, जबकि नाइट्रोजन के लिए -3। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये लास्ट हमने सीखा भी था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हो जाएगी। और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जस्ट ये आप इतना सा काम करेंगे तो आपको इस पार्ट के कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 1.5। मतलब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, तो 2 अगर ये पार्ट्स आ जाते हैं तो इसमें काम कितना सा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आपने लाजमी सीखने हैं। अच्छा, उसके बाद एक और मैं आपको कुछ आपके असाइनमेंट के तौर पे छोड़ देता हूँ ताकि आपको भी इजी हो सके, और एक बल्कि मैं और कराऊँगा। जो लास्ट है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। NH3CuO, इसके गिव्स अस Cu + N2 + 3H2O। बाकी जो है वो इजी हैं, कुछ मैंने कराई भी हैं लेक्चर में, वो आप दोबारा वहाँ से देख सकते हैं। जो ई पार्ट है इसका, उसमें है 2NH3 + 3Cu, कॉपर ऑक्साइड gives us 3 copper plus nitrogen plus H2O।
ठीक है। अच्छा, अगर हम अमोनिया को देखते हैं शुरू में, तो अमोनिया के साथ हम किसको कंपेयर करेंगे? नाइट्रोजन के साथ। अगर इसको हम नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं तो इस अमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसको देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका क्या मतलब होगा? हाइड्रोजन रिमूव होती है तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब ये जो NH3 है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम कॉपर को कंपेयर करते हैं तो इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो दूसरे को आप चेक ना भी करें तो दूसरा अल्टीमेटली रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक जो केस था उसमें हमने नाइट्रोजन के साथ कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे को हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये इससे ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रही है, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एक और भी है कि जो हाइड्रोजन निकली है, अगर मैं जैसे पहले कह रहा था कि आपने सिर्फ हाइड्रोजन को ही कंपेयर करना है, तो इसके साथ से जो ऑक्सीजन निकली है उसके साथ जो वहाँ से हाइड्रोजन आ रही है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रही है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन किस सब्सटेंस के अंदर था? कॉपर ऑक्साइड के अंदर था। तो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो इस केस में भी क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि NH3 इसके साथ क्या है? अंडरगो ऑक्सीडेशन। और जो CuO है कॉपर ऑक्साइड अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, बाकी जो है वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी छोड़े हैं और कुछ कराए हैं वो आपने करने हैं, जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर प्रोसीड करेंगे। और तब तक के लिए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसी एक्सरसाइज को हम प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।